हम लोगों ने हिमालय के विशेष रूप से भौतिक मानवीय पहलू का विशेष अध्ययन किया और हिमालय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का आधार है। हिमालय से संबंधित कमीशन कभी कभी व्यवहारिक या अप्लाइड प्रश्न पूछता है। आइए हम देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे हैं और किस तरह से आप उनका उत्तर देंगे। अप्लाइड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिमालय। कभी कभी कमीशन आपसे पूछता है कि हिमालयन स्ट्रक्चर कंट्रोल्स इट्स टोपोग्राफी। हिमालय की संरचना हिमालय के स्थलाकृति को नियंत्रित करती है। इसमें दो शब्द हैं, पहला स्ट्रक्चर संरचना और दूसरा टोपोग्राफी रिलीफ या उच्चावच। और हिमालय के संदर्भ में दोनों अनोखे हैं। यहाँ की संरचना में हम रॉक्स या जियोलॉजी विशेष रूप से चट्टानों की प्रकृति और उनके स्वरूप को देखते हैं। चट्टानों की प्रकृति में हिमालय पर अधिकांश चट्टानें अवसादी हैं, जैसे सैंडस्टोन, क्ले, लाइमस्टोन, कोल। और इसी तरह से यहाँ पर कुछ चट्टानें कायांतरित भी हैं, जैसे सिस्ट, स्लेट और क्वार्ट्ज। और यहाँ पर आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल या पंजाल वॉल्केनिक्स के आसपास। इस तरह से चट्टानों की विविधता ने यहाँ के उच्चावच को नियंत्रित किया है। विविधता के साथ ही यहाँ चट्टानों की प्रकृति अर्थात उनके स्वरूप में भी अंतर मिलता है। जैसे कहीं पर चट्टानों में क्षैतिज संस्तर हैं तो कहीं पर इंक्लाइंट नत संस्तर हैं, कहीं पर फोल्डेड हैं और उनकी डिसकंटिन्यूटी में भी क्षेत्रीय विषमता मिलती है कि इसके फलस्वरूप तेज ढाल, मंद ढाल जैसे उच्चावच के स्वरूप भी निर्धारित होते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से चट्टान की स्ट्रक्चर, यहाँ के टोपोग्राफी में यहाँ पर कहीं पर ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं, कहीं पर खड़े कगार मिलते हैं, कहीं पर मंद ढाल, कहीं पर समतल घाटियाँ और कहीं पर वी आकार की घाटी और गार्ज। इस तरह से यहाँ पर उच्चावची विषमता भी है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको जोड़ना है विशेष रूप से किस तरह से स्ट्रक्चर ने टोपोग्राफी को कंट्रोल किया है। आइए हम हिमालय की 3 श्रेणियों में ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक उच्चावच प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से संरचना उसको नियंत्रित करती है। उच्चावच में हम तीनों श्रेणियों में रेंजेज श्रेणियां देखते हैं और विशेष रूप उसमें कोनिकल हिल्स भी दिखाई पड़ती हैं, जो निश्चित रूप से आधार में तो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर की हैं, लेकिन उनके ऊपर अवसादी चिकनी मिट्टी की परत है। उसके ठीक नीचे आने पर तेज ढाल मिलते हैं और वो तेज ढाल भी कड़ी चट्टानों जैसे क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, स्लेट इत्यादि के पाए जाते हैं। जैसे विशेष रूप से ग्रेटर हिमालय पर या मिडिल हिमालय के सहारे बनी हुई सड़कों के किसी किनारे पर। और इसके और नीचे आने पर कहीं पर वाटरफॉल भी मिलते हैं। वाटरफॉल भी कड़ी चट्टान या सैंडस्टोन के ही निर्मित होते हैं। इसके बाद इन नदियों ने गार्जेस का निर्माण किया है। गार्ज के किनारे भी नत संस्तर वाले सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज इत्यादि चट्टानें पाई जाती हैं। इस तरह से चट्टान द्वारा नियंत्रित यहाँ के स्थल रूप होते हैं। और नीचे आने पर जहाँ पर पर्वतों की तलहटी में मंद ढाल हो जाता है, निश्चित रूप से वहाँ पर सेल, स्लेट और सैंडस्टोन का निक्षेप या चट्टान पाई जाती है। फिर एकदम तलहटी में आने पर घाटियों जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली घाटी और दून जैसे देहरादून और कोट दून में अवसादी निक्षेप पाया जाता है। इस तरह से इस पूरे हिमालय प्रदेश में अवसादी संरचना भी होती है, जो टोपोग्राफी या प्लेन के स्वरूप और उसकी स्थिरता को नियंत्रित करती है। एकदम नीचे आने पर भाभर क्षेत्र में बड़े और छोटे बोल्डर्स का डिपॉजिट मिलता है और वहाँ पर इस तरह से अलुवियल फैन और कोन
एक ऐसा स्थल रूप है जो अवसादी निक्षेप जनित संरचना द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह से ऐसे प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आप स्ट्रक्चर या संरचना को परिभाषित करेंगे, उसके पश्चात स्थल रूपों को परिभाषित करेंगे, फिर स्थल रूपों को हिमालय के पर्वत शीर्ष से लेकर और उसके फुटहिल या तलहटी तक के स्थल रूपों का नाम लेंगे और यह बताएंगे कि किस तरह से यह स्थल रूप वहाँ के संरचना द्वारा नियंत्रित हैं। हिमालय से संबंधित व्यावहारिक प्रश्नों में दूसरा प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना बनती है कि द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयास आर स्टीपर, हिमालय के दक्षिणी ढाल खड़े हैं और उत्तरी ढाल उसकी अपेक्षा मंद हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले तो बताना होगा हिमालय का उत्तरी ढाल मंद है और दक्षिणी ढाल खड़ा है, फिर इसका कारण और इसका परिणाम भी बताने की ज़रूरत होगी। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में आपने सीखा था कि किस तरह से भारतीय प्लेट उत्तर पूरब की तरफ गई और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार या अग्रभाग तिथीस भूसन्नति पर दबाव डालकर हिमालय की उत्पत्ति किया। हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई और उसका उत्तरी ढाल तिब्बत पठार के दक्षिणी ढाल से मिला। इसके फलस्वरूप तिब्बत पठार के पर्याप्त ऊंचे होने के कारण उत्तरी ढाल अर्थात ग्रेटर हिमालय का उत्तरी ढाल कम हो गया, लेकिन दक्षिण से दबाव पड़ा था, इसलिए दक्षिण का ढाल अपेक्षाकृत तीव्र रहा। यही स्थिति मिडिल हिमालय की उत्पत्ति के साथ भी हुई। मिडिल हिमालय भी भारतीय प्लेट के दबाव के फलस्वरूप ऊपर उठा और जब उठ रहा था तो ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर्स और वर्षा का जल मिट्टी को काटकर ग्रेटर हिमालय के दक्षिण जमा कर रहा था। इसके फलस्वरूप मिडिल हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात इसका भी मलबा उत्तर गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर में विभिन्न घाटियाँ जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, पोखरा घाटी, इनका निर्माण हुआ और वह पर्याप्त ऊंचे घाटियाँ हैं या मैदान हैं, इसलिए मिडिल हिमालय का भी उत्तरी ढाल कम हुआ, लेकिन दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत खड़ा रहा। यही स्थिति शिवालिक के साथ हुई। शिवालिक सबसे छोटा है, लेकिन इसके उत्तर में विभिन्न दून हैं जैसे देहरादून, कोटद्दून, जो ऊंचे हैं, जिनका कारण मिडिल हिमालय से वर्षा के जल और नदियों द्वारा लाया गया अवसाद का मोटा निक्षेप है। लेकिन शिवालिक के दक्षिण में कोई सपोर्ट नहीं था, कोई निक्षेप नहीं था, ऊंचाई नहीं हुई, इसलिए ढाल खड़ा हो गया। और विशेष रूप से शिवालिक के दक्षिण में जो भाभर क्षेत्र है, वहीं से तराई और मैदान शुरू हो जाता है। इस तरह से हिमालय के सभी श्रेणियों के उत्तरी ढाल सामान्य और दक्षिणी ढाल खड़े हैं, जिसका कारण विवर्तनिकी है। और यदि आप हिमालय में किसी स्थान से ट्रैवल करें, यात्रा करें, तो निश्चित रूप से सबसे पहले ऊंचे ऊंचे ढाल हैं और इसीलिए इसका एक प्रमाण है कि दक्षिण के ढाल खड़े हैं, उत्तर के मंद हैं। दक्षिण से उत्तर जाने में दिक्कत होती है, इसलिए विभिन्न सुरंगें बनाई गई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जवाहर या बनिहाल टनल, और इसी तरह से हिमालय में विभिन्न सुरंग हैं, क्योंकि दक्षिण से सीधे उत्तर चढ़ना कठिन है। और इसी तरह से जहाँ पर अधिक दबाव पड़ा, जैसे नेपाल हिमालय में, वहाँ पर यदि आप मैदान की तलहटी में या तराई या भाभर में खड़े होकर देखें तो आपके सर की टोपी पीछे गिर जाएगी, अर्थात एकदम स्टीप स्लोप है। ऐसा दृश्य आप उत्तराखंड हिमालय में भी पा सकते हैं, विशेष रूप से नैनीताल जाते समय। इस तरह से हिमालय की दक्षिणी ढाल खड़े हैं और उत्तरी ढाल मंद हैं। इसका एक प्रमाण और दे सकते हैं, विशेष रूप से नापे। नापे एक ऐसा स्थल रूप है जिसमें अधिक दबाव के फलस्वरूप मोड़ टूटकर विपरीत दिशा में गिर जाते हैं। विपरीत का मतलब
कि यदि जम्मू कश्मीर में नापे, जब जम्मू कश्मीर के नापे दक्षिण की तरफ गिर गए हैं। कैसे? जब भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ दबाव पड़ रहा था, तिथीस भूसन्नति का मलबा ऊपर उठा और मोड़दार स्वरूप में ऊपर उठा। दक्षिण का अधिक दबाव पड़ने के फलस्वरूप वह मोड़ टूट गया। टूटने के बाद वह उत्तर भी जाना चाहिए था, उत्तर नहीं गया, दक्षिण आया। इससे सिद्ध होता है कि दक्षिण की तरफ दबाव अधिक पड़ा, जिससे मोड़ दक्षिण की तरफ मुड़ गए, क्योंकि दक्षिण का कगार खड़ा हो गया और मोड़ दक्षिण की तरफ मुड़कर दक्षिण आ गए, जो नापे के रूप में, भूदृश्य के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से स्पष्ट होता है कि हिमालय का दक्षिण ढाल अधिक खड़ा है और उत्तर ढाल मंद है। और दक्षिण ढाल के अधिक खड़े होने का यह तो भौगर्भिक प्रमाण है, किंतु इसका प्राकृतिक प्रमाण भी दिया जा सकता है, कारण बताया जा सकता है। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर अपक्षय अपर्दन अर्थात अनाच्छादन की क्रिया तेज होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तर में अधिकतम कर्क रेखा तक लंबवत चमकता है और सूर्य की किरणें अधिकतर दक्षिणी ढालों पर पड़ती हैं, इसलिए तापीय अपक्षय यहाँ पर अधिक होता है। इसी तरह से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वह दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा कर अपक्षय और अनाच्छादन करता है। संयोग से हिमालय के सभी ग्लेशियर्स गलकर दक्षिण की तरफ ही नदियों के रूप में या हिमनदों के रूप में प्रवाहित होते हैं। इसलिए हिमालय का दक्षिणी कगार अधिक अपक्षयित और अपर्दित हो रहा है, ढाल तीव्र या खड़ा है, और इस तरह से हिमालय का दक्षिणी ढाल भौगर्भिक कारणों से और प्राकृतिक कारणों से अधिक तेज है। तीसरा एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि हम भारत के लोग हिमालय में दक्षिण से ही प्रवेश करते हैं, इसलिए हमने रोड का विकास, वहाँ पर हमने आवास बस्तियों का विकास और मार्गों का विकास, आने जाने का सब कुछ हमने दक्षिण की तरफ किया है। यही नहीं, वृक्षों की कटाई भी दक्षिणी ढाल पर अधिक है और यहाँ पर जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हैं, खनन इत्यादि भी दक्षिणी ढाल पर अधिक हैं। इस तरह से तीन बिंदु देंगे कारण रूप में कि हिमालय का दक्षिणी ढाल खड़ा क्यों है। एक भौगर्भिक, इसके विवर्तनिकी उत्पत्ति के कारण, दूसरा प्राकृतिक अर्थात सूर्य की किरणों का अधिक चमकना और अपक्षय अपर्दन, और तीसरा मानवीय। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर में 3 कारण और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। हिमालय के व्यवहारिक प्रश्नों में एक प्रश्न है, हिमालयन टोपोग्राफी कंट्रोल्स इट्स ड्रेनेज। हिमालय की स्थलाकृति इसके प्रवाह को प्रभावित करती है। हमने पहले में देखा कि हिमालय की संरचना स्थलाकृति को प्रभावित करती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि स्थलाकृति किस तरह से प्रवाह प्रतिरूप को प्रभावित करती है। हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में ग्रेटर हिमालय जो बर्फाच्छादित है, और उसके बाद मिडिल हिमालय जो बर्फाच्छादित तो नहीं है, लेकिन सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। और इस पूरे हिमालय रीजन का प्रवाह उत्तर से दक्षिण है, और विशेष रूप से यहाँ पर 3 वर्ग की पूर्ववर्ती नदियाँ मिलती हैं, जैसे सिंधु जो उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है, सतलज भी और ब्रह्मपुत्र भी। इसी तरह से द्वितीय क्रम की पूर्ववर्ती नदियाँ जो कि ग्रेटर हिमालय के बर्फाच्छादित चोटियों से या ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, काली, कोसी, तीस्ता, ये सब नदियां भी पूर्ववर्ती हैं, लेकिन मध्य और शिवालिक हिमालय के लिए, न कि ग्रेटर हिमालय के लिए। इस तरह से इनका भी प्रवाह उत्तर से दक्षिण है। और इसी तरह से मिडिल हिमालय से कुछ छोटी नदियां जो वर्षा पूरित हैं, जैसे रामगंगा, महानंदा, ये सब शिवालिक के लिए पूर्ववर्ती हैं और यह भी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं।
इस तरह से हिमालय का उच्चावच इसके प्रवाह प्रतिरूप को, इसके प्रवाह को प्रभावित करता है। और सामान्य रूप से हिमालय की सब नदियाँ, चाहे वो ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली हिमनद पूरित हों, चाहे मध्य हिमालय से निकलने वाली वर्षा पूरित हों, उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं। और इसका एक कारण और है कि हिमालय की श्रेणियों का अधिक ढाल दक्षिण की तरफ है। और दूसरा कारण होता है कि हिमालय में दक्षिण से सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, इसलिए हिमालय की चोटियों पर जमे हुए ग्लेशियर्स का दक्षिणी कगार तेजी से पिघलता है, उत्तरी कगार नहीं, क्योंकि उत्तरी ढलान के सहारे सूर्यातप प्राप्त ही नहीं होता है कभी भी। क्योंकि सूर्य अधिकतम कर्क रेखा तक ही लंबवत पड़ता है। इस तरह से हिमालय में चाहे हिमनद पूरित नदियाँ हों, वह भी स्थलाकृति से नियंत्रित होती हैं, चाहे वर्षा पूरित नदियाँ हों, वह भी स्थलाकृति से नियंत्रित होती हैं। इस तरह से हिमालय की स्थलाकृति नदियाँ इसके उच्चावच प्रकृति और इसके ढाल द्वारा नियंत्रित होती हैं। हिमालय से संबंधित एक व्यावहारिक प्रश्न बनता है कि मोस्ट हिमालयन रिवर्स फ्लो साउथवर्ड। हिमालय की अधिकांश नदियाँ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, उत्तर की तरफ नहीं। और इसका भी कारण यदि देखा जाए तो इसका सामान्य उच्चावच उत्तर की तरफ अधिक है और दक्षिण की तरफ कम। ढाल भी उत्तर की तरफ कम और दक्षिण की तरफ अधिक। और अधिकांश नदियाँ या कह लीजिए सब नदियाँ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र भी यद्यपि हिमालय से नहीं निकलती, तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के राकास्ताल के पास से निकलती हैं, किंतु यह हिमालय को काटकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में ही आती हैं। और इसी तरह से ग्रेटर हिमालय की बर्फाच्छादित चोटियों या ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ भी दक्षिण की तरफ ही प्रवाहित होती हैं, जैसे यमुना, गंगा, काली, कोसी और तीस्ता और अन्य नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती हैं। इस तरह से सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण तीव्र होने के कारण यह नदियाँ दक्षिण की तरफ बहती हैं। और इसका एक मुख्य कारण और है कि किसी भी ग्लेशियर का दक्षिणी किनारा या कगार तीव्र गति से गलता है या पिघलता है। और बर्फाच्छादन और बर्फ पिघलाव की प्रक्रिया हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में दक्षिणी ढाल के सहारे अधिक होती है, इसलिए अधिकांश या सभी हिमनद पूरित नदियाँ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसी तरह से मिडिल हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षा पूरित हैं और हिमालय के दक्षिणी ढलान अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो असम हिमालय से होता हुआ पश्चिम की तरफ आता है और इसी तरह से अरब सागर की शाखा का भी मानसून पश्चिम से पूरब आता है, दोनों मिडिल हिमालय पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलान अधिक बारिश प्राप्त करते हैं। इसलिए वर्षा पूरित नदियाँ जो मध्य हिमालय से निकलती हैं दक्षिण की तरफ से निकलती हैं, दक्षिणी कगार से, और वह दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। और इसी तरह से शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल ही अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि मानसून पहले शिवालिक के दक्षिणी कगार से टकराकर पर्वतीय वर्षा करता है। इस तरह से समूचे हिमालय क्षेत्र या तीनों श्रेणियों के हिमनद पूरित या वर्षा पूरित जल नदियाँ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं कि मोस्ट हिमालयन रिवर्स फ्लो साउथवर्ड। हिमालय की अधिकांश नदियाँ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। हिमालय से संबंधित एक अगला व्यवहारिक प्रश्न है, हिमालयाज इज़ द मेजर क्लाइमेट कंट्रोल रिलीफ। हिमालय भारतवर्ष का एक ऐसा उच्चावच है जो कि यहाँ के जलवायु को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। और विशेष रूप से कभी कभी इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि यद्यपि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है,
किंतु हिमालय उस मानसून को विशिष्टता प्रदान करता है। इसको दूसरे शब्दों में भी पूछा जाता है कि यद्यपि भारत का अधिकांश कर्क रेखा के उत्तर शीतोष्ण कटिबंध में है, किंतु भारत की जलवायु उपोष्ण या उष्ण प्रकार की है। तो दोनों के उत्तर में हिमालय को मुख्य आधार मानना पड़ेगा। हिमालय भारत के जलवायु को कैसे विशेषता प्रदान करता है, जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है, इसको दो बिंदुओं में इसकी व्याख्या करना होगा। जैसे हिमालय विशेष रूप से ग्रेटर हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और यह शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों में भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे? जैसे शीतकाल में ले लीजिए, उत्तर से शीतल साइबेरियन हवाएं आती हैं और उस समय बृहद हिमालय की ऊंची चोटियां उन शीतल साइबेरियन हवाओं को रोक लेती हैं। यद्यपि साइबेरिया के पक्षी उड़कर भारत में आ जाते हैं, लेकिन यह साइबेरियन हवाओं की शीतलता से ग्रेटर हिमालय भारत के लोगों की सुरक्षा करता है। लेकिन यह शीतल साइबेरियन हवाएं जम्मू कश्मीर और कहीं कहीं पर उत्तराखंड हिमालय में ग्रेटर हिमालय के पासेस या दर्रों से होकर आ जाती है और वह भारतवर्ष में विशेष से उत्तरी भारत में शीतलहरी का काम करती है। लेकिन यदि ग्रेटर हिमालय या हिमालय न होता तो शायद भारत की जलवायु शीतकाल में रहने लायक न होती और ठंडी शीतल साइबेरियन हवाएं पूरे उत्तरी भारत को चपेट में ले लेती। इस तरह से यह पहला बिंदु है कि हिमालय विशेष रूप से बृहद या ग्रेटर हिमालय किस तरह से भारत की जलवायु को नियंत्रित या संतुलित करता है। दूसरा बिंदु इसमें है कि ग्रीष्मकाल में हिमालय की क्या भूमिका होती है भारत के जलवायु को नियंत्रित करने में। ग्रीष्मकाल में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है दो रास्तों से, एक बंगाल खाड़ी शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा, और दोनों हवाओं में पर्याप्त जलवाष्प या नमी रहती है और हिमालय उसके लिए बैरियर का काम करता है। इसमें तीन प्रहरी हैं। एक शिवालिक, वह पर्याप्त वर्षा करा लेता है क्योंकि उसकी भी ऊंचाई 1000 से 1100 मीटर है, और इसके बाद फिर मिडिल हिमालय दूसरा प्रहरी है जो बची खुची जलवाष्प से पर्याप्त वर्षा अपने दक्षिण ढाल पर करा लेता है। लेकिन यदि मानसून की कुछ मात्रा ग्रेटर हिमालय पर गई तो वह बिल्कुल नहीं छोड़ता, समूचे मानसून से वर्षा करा लेता है और हवाएं उसके उत्तर जा ही नहीं पाती हैं और हवाएं उस ग्रेटर हिमालय के उत्तर जा ही नहीं पाती हैं। इस तरह से हिमालय की तीनों श्रेणियां दक्षिण से आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं को रोककर एक तो मानसूनी वर्षा कराती है और दूसरा उन उष्ण हवाओं की उष्णता को संरक्षित रखती है और इस तरह से भारत का अधिकांश कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। यहाँ पर एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा भी जब असम में जाती है तो वहाँ पर पूर्वी हिमालय और विशेष रूप से पूर्वांचल हिमालय की श्रेणियाँ अवरोधक का काम कर पर्याप्त वर्षा कराती हैं। इस तरह से यहाँ की मॉइस्ट क्लाइमेट का मेन कारण हिमालय ही है और अरब सागर की शाखा जब राजस्थान के ऊपर से होकर जाती है तो यहाँ पर यह ड्राई या शुष्क हो जाती है क्योंकि अधिकांश वर्षा महाराष्ट्र और गुजरात में हो जाती है स्थलाकृतिक अवरोध के कारण, और राजस्थान के शुष्क होने का एक कारण है या शुष्क जलवायु का एक कारण है समुद्र से हिमालय की दूरी। लेकिन यही हवाएं जब जम्मू कश्मीर और पंजाब और उत्तराखंड हिमालय से टकराती हैं तो वहाँ की जलवायु उपोष्ण पुनः उपार्द्र हो जाती है, सब ह्यूमिड हो जाती है। इस तरह से समूचा हिमालय भारतीय मानसून
या जलवायु को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन यदि आपसे साक्षात्कार में पूछा जाए कि भारत की जलवायु मानसूनी है, ये तो सत्य है, लेकिन फिर पूछा जाए कि हिमालय उसको विशिष्टता प्रदान करता है, यह भी सत्य है। अगर हिमालय न होता तो निश्चित रूप से यह मानसून हवाएं तिब्बत को पार कर उत्तर न जा पाती, क्योंकि हिमालय न होता तो तिब्बत की ऊंचाई भी 5000 मीटर के आसपास है। इस तरह से मानसून हवाएं रहती तो यहीं, लेकिन वर्षा भी करती और तिब्बत को ना पार कर पाती। इसका मतलब हिमालय की कोई भूमिका नहीं है। यदि हिमालय को छीलकर वहाँ से हटा दिया जाए तो भारत की जलवायु ग्रीष्मकाल में तो अधिक नहीं प्रभावित होगी, लेकिन शीतकाल में यह अधिक प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि उत्तर से आने वाली शीतल हवाओं को तिब्बत का पठार नहीं रोक पाएगा। उसके ऊपर से चली आएंगी, क्योंकि उसके उत्तर का सब भूखंड लगभग पठारी है, ऊंचा है। उस समय हिमालय ही उन हवाओं को अवरोधित करता है, रोकता है। इस तरह से भारत की जलवायु मानसूनी है, यह सत्य है, और हिमालय इसको विशेषता प्रदान करता है, यह भी सत्य है, और दोनों कार्य कारण से संबंधित हैं। इस तरह से यह रहा कि कैसे हिमालय मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल बैरियर है रिलीफ के रूप में। हिमालय से संबंधित एक अगला व्यवहारिक प्रश्न है लॉन्गिट्यूडनल सब डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। कभी कभी आपसे अपेक्षा की जाती है कि हिमालय का अनुदैर्ध्य उपविभाग प्रस्तुत कीजिए। कभी कभी हिमालय से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल सब डिविजन्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय का अनुदैर्ध्य उपविभाग या वर्गीकरण। हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि कोई छड़ी है, इसका अनुदैर्ध्य अध्ययन करना है तो इसके एक किनारे से यात्रा कर और दूसरे तक पहुंचकर विवरण देंगे। लेकिन अगर अनुप्रस्थ विवरण देना है तो इसको आर पार क्रॉस कर उसका विवरण देंगे। हिमालय का अनुदैर्ध्य अर्थात ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, तीनों हिमालय को जब आप पश्चिम से उसकी चोटियों, उसके दर्रों, उसकी रेंजेज, पीक, पास रेंज से होते हुए और पूर्वांचल हिमालय तक पूरी यात्रा करेंगे तो इसको अनुदैर्ध्य विभाजन या विवरण कहा जाता है। ऐसे ही मिडिल और शिवालिक हिमालय के शीर्षों और घाटियों से होते हुए पूरा पश्चिम से पूर्व यात्रा करेंगे तो इसको भी अनुदैर्ध्य विभाजन कहा जाता है। जबकि अनुप्रस्थ हम लोग अलग से सीखेंगे। अनुप्रस्थ में हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो किसी नदी द्वारा हो या राज्य सीमा द्वारा हो और कहेंगे ये है आपका कश्मीर हिमालय, फिर है हिमाचल हिमालय, फिर है उत्तराखंड हिमालय, फिर है नेपाल। अब आइए हम लोग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर समझने के बाद देखते हैं कि इसका अनुदैर्ध्य विभाजन किया कैसे जाता है। अनुदैर्ध्य विभाजन में हम लोग जम्मू कश्मीर से प्रारंभ करेंगे और इसमें काराकोरम रेंज को वस्तुतः काराकोरम फेज ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। वह हिमालय के अंतर्गत नहीं रखा जाता, लेकिन उसके दक्षिण में जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल या धौलाधर रेंज और मिडिल हिमालय रेंज और शिवालिक हिमालय रेंज। यह एक बार कमीशन द्वारा पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो आप एटलस में देखकर इनके क्रम को उत्तर से दक्षिण स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे। और वही यहाँ उत्तराखंड में जास्कर हिमालय कहलाता है, ग्रेटर के उत्तर। तो इस तरह से यह रहा अनुदैर्ध्य वर्गीकरण। इस तरह से ग्रेटर हिमालय में विभिन्न श्रेणियां हैं और उसमें पीक्स हैं। पीक्स ज़्यादातर बर्फाच्छादित हैं, ग्लेशियर्स हैं और उनके बीच में कुछ पासेज हैं जिससे आवागमन होता है। तो इस तरह से ग्रेटर हिमालय के पीक्स, पास का विवरण इस अनुदैर्ध्य वर्गीकरण में करेंगे। इसके दक्षिण में मिडिल हिमालय और मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में जास्कर
कहा जाता है और इसमें भी पीक्स और पास हैं, लेकिन ये पीक्स बर्फ आच्छादित नहीं हैं। और इसी तरह से शिवालिक हिमालय सबसे वाह्य हिमालय कहलाता है और सबसे छोटा भी है, पैरेलल है। शिवालिक हिमालय को हिमाचल प्रदेश में मैनाक पर्वत या यहाँ पर 16 सिंघी रेंज भी कहा जाता है। और यही शिवालिक हिमालय नेपाल हिमालय में चुरिया मुरिया रेंज कहलाता है और इसके उत्तर में मिडिल हिमालय को नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। फिर ये श्रेणियाँ असम हिमालय में अबोर और पूर्वांचल हिमालय में नागा, लुसाई, पटकोई, जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण आप याद कर लीजिएगा, और लास्ट में यह मिजोरम हिमालय तक आती हैं मणिपुर से होते हुए। इस तरह से जब हिमालय की श्रेणियों का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण आपसे पूछा जाए तो आप एक हेडिंग में ग्रेटर हिमालय, दूसरे में मिडिल और तीसरे में शिवालिक, और ग्रेटर हिमालय के विशेष रूप से पीक्स और सभी ग्लेशियर्स का नाम लिखते चले जाएंगे। और आप एक मैप ऐसा बनाएंगे जिसमें इंडिया के ग्रेटर हिमालय पर स्थित सभी ग्लेशियर्स का नाम लिख डालेंगे। यह आपके लिए होमवर्क होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप भारत वर्ष में ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, पिघल रहे हैं। तो आपको अगर ग्लेशियर का नाम ही नहीं याद है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान इत्यादि ग्लेशियर्स का नाम आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से आपको ग्लेशियर पीक का नाम भी याद होना चाहिए और विशेष रूप से पास का नाम, क्योंकि भारत और चीन के बीच ग्रेटर हिमालय एक संवेदनशील अनुदैर्ध्य रेखा है जहाँ पर कि कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इस तरह से ये रहा हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण या विभाजन।